जाने माने समाजशास्त्री आशीष नंदी ने जयपुर साहित्य सम्मेलन में दलित समुदाय पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। नंदी ने कहा है कि देश में दलित, पिछड़े और आदिवासी सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं, लेकिन बवाल मचने के बाद नंदी ने सफाई दी है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने ये कहा था कि सवर्णों का भ्रष्टाचार छिप जाता है, जबकि दलितों के भ्रष्टाचार को उछाला जाता है। It is a fact that most of the corrupt come from the OBCs and the scheduled castes and now increasingly scheduled tribes. जयपुर साहित्य सम्मेलन में समाजशास्त्री आशीष नंदी के इस बयान ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। आशीष नंदी ने ये तो कहा कि ज्यादातर भ्रष्ट लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय से हैं। साथ में उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण भी पेश किया। I give you an example. One of the states with least amount of corruption is the state of West Bengal, where the CPM was there. And I want to propose to you, draw your attention to the fact that in the last 100 years, nobody from the OBCs, the backward classes, and the scheduled castes, and the scheduled tribes have come anywhere near power in West Bengal. It is an absolutely clean state. जयपुर साहित्य सम्मेलन में रिपब्लिक ऑफ आइडियाज यानी विचारों के गणतंत्र के तहत नंदी ने ये बात कही, लेकिन दलितों पर उनके ऐसे विचार का सम्मेलन में ही विरोध शुरू हो गया। No, sorry. I have to respond to this because I think this is the classical case. Before disrespect to Ashish Nandi, this is a classical case of how elite in this India they perceive the downtrodden, the Dalits, the OBCs, and all. I think this is the most bizarre statement I've ever heard in this country. I just can't imagine. The Brahmins and the Thakurs and the upper caste and upper class in the society which has the sophistication to do corruption without being caught. And if it is being imitated, that is exactly. इसके बाद आशीष नंदी अपने बयान को समझाने मीडिया के सामने आए। नंदी ने समझाया कि उनके कहने का मतलब ये था कि सवर्णों का भ्रष्टाचार छिप जाता है, लेकिन दलितों का भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है। This is not what I meant or what I wanted to say. This is what I actually said. I endorse the statement of Tarun Tejpal that corruption in India is an equalizing force. This corruption equalizes as long as this equation persists. Because I do think there is a robust tradition of corruption there amongst the Dalit tribals and the OBCs. As long as this corruption equalizes, as long as this equation persists, I have hope for the Republic. That also I said. I hope this will be the end of this matter. I am sorry if some have misunderstood me, though there was no reason to do so. It is a fact. आशीष नंदी की पहचान जाने माने समाजशास्त्री के तौर पर होती है। 76 साल के आशीष नंदी राजनीतिक समाजशास्त्री के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं। आशीष नंदी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS के निदेशक भी हैं। जाने माने फिल्मकार प्रतीश नंदी के बड़े भाई हैं आशीष नंदी। और इस विवाद के दौरान जो एक और अहम बात कही आशीष नंदी ने कि सवर्णों का भ्रष्टाचार दब जाता है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता नलन कोहली मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन और अभय कुमार दुबे जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास मौजूद हैं। हमारे साथ बद्री नारायण मौजूद हैं, दलित थिंकर हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तेज कुमार शुक्ला मौजूद हैं, लखनऊ से सवर्ण पार्टी से हैं वो। हमारे साथ रामदास अठावले जी मौजूद हैं, मुंबई से दलित नेता हैं। हमारे साथ संजय झा भी हैं, हमारा कांग्रेस.com के को फाउंडर। इन सभी लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं नलिन आपसे अगर शुरुआत करूं इस मामले की, जिस तरह का बयान दिया आशीष नंदी ने उसमें उन्होंने कहा कि सवर्णों का जो भ्रष्टाचार है वो दब जाता है, दलितों का भ्रष्टाचार सामने आता है, उसे उछाला जाता है। तो क्या सवर्णों का भ्रष्टाचार दब जाता है, वो सामने नहीं आता? किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो वो गलत है, और किसी प्रकार का वाक्य या स्टेटमेंट हो जो जनरलाइज्ड हो वो भी गलत है।
कि आप कहें कि दलित का भ्रष्टाचार या स्वर्णों का भ्रष्टाचार, ये गलत है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, एक इंसान करता है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम इस प्रकार के बयान देते हैं जो जनरलाइज्ड होते हैं, तो मुझे लगता है वहीं से विवाद शुरू हो जाती है और विवाद से फिर कुछ फायदा नहीं होता, मुद्दा जो है उससे भटक जाते हैं। तो आपके जी हमारे साथ अरविंद मोहन जी भी मौजूद है। अरविंद मोहन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है या ये समाज की सच्चाई है? सवर्णों का भ्रष्टाचार क्या दब जाता है और दलितों का ज्यादा उजागर होता है? निश्चित रूप से समाज की सच्चाई है और सिर्फ इसी मामले में नहीं, हमने और कई मामलों में देखा है। जैसे जनता पार्टी का शासन आया तो दलितों पर अत्याचार बढ़ गया और ये कंक्लूजन बहुत साफ निकला कि मध्य जातियां अत्याचार ज्यादा करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सवर्णों की तरफ से जाति कम हुई हो दलितों पे जाति उनकी ज्यादा होगी, लेकिन तब रजिस्टर्ड केसेस का मामला हो तो वो मिडिल कास्ट ओबीसी पे ज्यादा हुआ। ठीक मुझे लगता है उसी किस्म का स्टेटमेंट आज आशीष नंदी का है। और आशीष नंदी जैसा अगर सोशल साइंटिस्ट कोई बात बोलता है, कुछ अप्रिय भी हो, तो मुझे लगता है थोड़ा ठहर के सोचना चाहिए। तुरंत इस किस्म का हल्का रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो बातें कही, किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा रुक के सोचना चाहिए था। और मुझे लगता है इस मामले को जल्दी एक विवाद का रूप दे दिया गया। इस किस्म की मंशा कोई आशीष नंदी से, कोई वो पॉलिटिकल माइलेज ले लें, कोई एकेडमिक माइलेज लेके इस उम्र में आगे बढ़ जाए, ये नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि उनके बयान को एक तो जल्दबाजी में इस तरह से लिया गया और दूसरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट छोटा हिस्सा तोड़ के देखा जा रहा है। और आशीष नंदी ने उसके बाद माफी भी मांगी है, लेकिन जो उन्होंने बात सामने रखी है उस पर एक बड़ी बहस जरूर शुरू हुई है, एक चर्चा जरूर शुरू हुई है। रामदास जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सवर्णों का भ्रष्टाचार होता है लेकिन वो दब जाता है? नहीं मैडम, ऐसा है कि मतलब भ्रष्टाचार जो होता है किसी का भी दबना नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी लोगों को सजा होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आशीष नंदी जी ने स्टेटमेंट किया है कि शुरू में तो उन्होंने बोला था कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज में होते हैं, और अभी वो मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई अमीरों में ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उनका ज्यादा भ्रष्टाचार दब जाता है और दलितों का भ्रष्टाचार उभर जाता है। तो मुझे लगता है कि भाई इसी तरह का स्टेटमेंट करना ठीक नहीं है। मतलब आशीष नंदी जी एक सोशियोलॉजिस्ट है, समाज शास्त्रज्ञ है, और दलित और साहित्य सम्मेलन में उन्होंने जो भी कुछ बयान दिया है ये बहुत बड़े ऑब्जेक्शनेबल बयान है। इसका मैं आरपीआई की ओर से, मेरी ओर से मैं तीव्र धिक्कार करता हूं जी। और ऐसे आशीष, ये कैसे है आशीष नंदी जी, उनके ऊपर बंदी डालने की आवश्यकता है, ये भी हमारी मांग है। इनके ऊपर एट्रोसिटी का गुना भी अभी 506 आईपीएस के माध्यम से उनके ऊपर गुना नोंद किया है, लेकिन उनको जल्दी अरेस्ट होनी चाहिए। और लेकिन इसी तरह का बयान क्यों किया उन्होंने? मतलब अभी बता रहे कि मैं तो दलितों के बाजू से बोल रहा था जी। अब तो उन्होंने माफी भी मांगी इस मामले में, हालांकि जो आप कह रहे हैं वो मामला भी दर्ज हुआ है। हमारे साथ तेज कुमार शुक्ला जी भी मौजूद है। तेज कुमार जी, क्या सब ये, क्योंकि अब बाद में बात निकल कर आई है और ये उस वक्त भी उन्होंने कहा था आशीष नंदी ने, और ये चर्चा के दौरान जिक्र हुआ इसका कि सवर्णों में भ्रष्टाचार है लेकिन बड़े स्तर पर है, लेकिन वो दब जाता है और दलितों का भ्रष्टाचार उजागर होता है। भ्रष्टाचार है, वो कहीं भी दबना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो आशीष नंदी जी ने कहा है वो अगर इस तरह की बात हुई, देखिए भ्रष्टाचार हम नहीं कह रहे हैं, ये तो प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक जनता तक पहुंचा रही है। अभी तक जो देखा गया, जो रिकॉर्ड हैं, उनमें से जितने भी केस दर्ज हुए हैं और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनमें से ज्यादातर उनके लोग ही हैं जिनकी तरफ आशीष नंदी जी का इशारा भी है। और अगर ऐसे ही रहा तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर झुक जाएंगे हम जुल्मों सितम के आगे, प्लीज मेरी बात समझिए, अगर झुक जाएंगे हम जुल्मों सितम के आगे, वक्त की सच्चाइयां कल कौन लिखेगा, कौन ये बात कहेगा? भाई मैं तो नहीं कहने वाला, कोई नहीं कहने वाला। क्यों कहेगा? अगर SC/ST एक्ट इस तरह से लागू हो जाए आदमी की जबान पर और उसका सही अर्थ न लगा करके गलत अर्थ लगा लिया जाए और उसे बंद कर दिया जाए जेल में, तो इसको क्या कहेगा ये जनता जाने, और ये तो सब प्रशासन शासन जाने कि कुछ भी बोलना अपराध हो जाएगा जी। तो आपके मुताबिक जो अरे इसमें तो एक बात याद आती है जी कि जो गालिब जी ने जी बोलिए, जो गालिब जी ने कहा है
कि हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अगर सच्चाई कहना इस समाज में SC/ST एक्ट के अंतर बंद हो जाना होगा, तब तो समझ लीजिए कोई कुछ नहीं कहेगा। ये किस धारा में आना चाहिए, जबान की बंदी कहाँ पर पहुँचती है, अरे पहले उसका अर्थ लगाया जाना चाहिए। तेज कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं कि जबान पर पाबंदी होगी, हम सच्चाई नहीं बता सकते, और सच्चाई इसके उलट है जो समाज में अभी कहा जा रहा है। भाई आपने मौका दिया है तो मैं दो बातें साफ कर देना उचित समझता हूं। पहली बात तो यह है कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के डायरेक्टर आशीष नंदी नहीं है, वो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं। वो हमारे आदरणीय बुजुर्ग विद्वान हैं जिन्हें पढ़कर हमने बहुत कुछ सीखा है, और थोड़ा बहुत मैंने जो उनका शास्त्र पढ़कर, उनका विमर्श पढ़कर सीखा है, उससे स्पष्ट है कि वो दलित विरोधी नहीं है, न वो पिछड़ी जातियों के विरोधी हैं, न वो आदिवासियों के विरोधी हैं। दरअसल हिंदुस्तान में पिछले दिनों जो एक लोकतांत्रिक उभार हुआ है इन पिछड़ी, दलित और आदिवासी जातियों, आदिवासी समुदायों का, वो उस उभार के समर्थक हैं और उन्होंने हमेशा उसके पक्ष में बात कही है, हमेशा उसकी वकालत की है। वो सामाजिक समता के बहुत बड़े पैरोकार हैं, इसलिए उनके बयान को संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो संदर्भ उन्होंने बाद में पेश किया है। जी, मैं समझता हूं कि बहस की गर्मा गर्मी में जो कि जयपुर साहित्य लिटरेरी फेस्टिवल में चल रही थी, उसमें उन्होंने कोई बात कही होगी, मुझे नहीं पता उसका पूरा संदर्भ क्या है, उसके पहले क्या कहा गया, उसके बाद क्या कहा गया, किस बात के जवाब में वो कहा गया। लेकिन मेरे लिए तो ये कल्पना से परे है कि आशीष नंदी कोई ऐसा बयान देंगे इसका मतलब ये निकलेगा कि आरक्षण के गर्भ से जिन दलित जातियों जिन जातियों का ये की अफसरशाही निकली है या जो नेता वर्ग निकला है, ये प्रमुख रूप से भ्रष्टाचारी हैं। ऐसा नहीं है। नहीं, मैं ये समझता हूं कि उनके दूसरे बयान का ये मतलब निकाला जाना चाहिए कि सवर्ण जातियों में ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उनका ये मतलब भी नहीं है। जी, वो एक इक्वलाइजिंग फोर्स की बात करते हैं कि दोनों तरफ से भ्रष्टाचार है और वो इक्वलाइजिंग फोर्स है, इस पर बात करेंगे। मैं ये नहीं समझता कि आशीष नंदी भ्रष्टाचार की परिघटना को जातियों के खानों में बांट रहे हैं। उनके बयान को समझने के लिए उसको और गंभीरता से गौर करने की जरूरत है। उसके जो मतलब है, उसके तात्पर्य हैं, उनकी पर गौर करना चाहिए। और मतलब ही समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि इक्वलाइजिंग फोर्स है, यानी दोनों तरफ से भ्रष्टाचार है और ये इक्वलाइजिंग फोर्स है। जब ये कहते हैं आशीष नंदी, तो इसका क्या मतलब है, इसकी बात करेंगे आगे। फिलहाल कुछ देख लें। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। क्या सवर्णों का भ्रष्टाचार दब जाता है? अभी तक जो चर्चा हमने की है हमारे साथ, क्योंकि बड़ी संख्या में मेहमान मौजूद हैं, क्या उनका कहना था ये पहले आपको वो बताएं और उसके बाद फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अभी तक अरविंद मोहन का यह कहना था कि आशीष नंदी के बयान पर विवाद नहीं होना चाहिए, उनके बयान का एक टुकड़ा लेकर विवाद खड़ा किया गया। रामदास आठवले जी का कहना है कि किसी का भी भ्रष्टाचार नहीं दबना चाहिए, दलितों पर ऐसी बयानबाजी ठीक नहीं, नंदी को जेल भेजना चाहिए। इसके अलावा तेज कुमार शुक्ला का कहना है कि भ्रष्टाचार के ज्यादा मामले दलित समुदाय के लोगों पर ही हैं, नंदी सही हैं, उन पर SC/ST एक्ट लगना गलत है। और अभय कुमार दुबे जी का कहना था कि नंदी दलित विरोधी नहीं है, उनके बयान को सही संदर्भ में देखना चाहिए, उन्होंने भ्रष्टाचार को जाति में नहीं बांटा है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास भी मौजूद हैं। विश्वास, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो कहा है नंदी जी ने और उसके बाद जो चर्चा हो रही है कि क्या सवर्णों का भ्रष्टाचार है लेकिन वो दब जाता है, वो दिखता नहीं है। मैं नंदी जी की दोनों बातों से असहमत हूं, क्योंकि उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया तो उससे ठीक पहले उन्होंने कहा कि मैं एक स्टूपिड और बहुत वल्गर बात कहने वाला हूं। इसका मतलब वो बहुत कॉन्शियसनेस के साथ ये बात कहना चाह रहे हैं। दूसरा, हमारी वाली जो चेतना की पीढ़ी है 30 और 40 वाली, उनको पहली बार जो भ्रष्टाचार दिखाई दिया वो पंडित सुखराम का दिखाई दिया था, जब उनके बिस्तर के नीचे से नोटों की गड्डी निकली थी। तो इस देश में कितने लोग हैं जिन्हें राजा, कनीमोजी, कलमाडी, येदुरप्पा इनकी जातियां पता है? किसी को नहीं पता है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की तरह पैदा हो रहा है, उसी की तरह वो विमर्श में आ रहा है, मीडिया के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से। एक बात और मैं सुमेरा कहना चाहूंगा कि ये जो जयपुर फिल्म फेस्टिवल जैसे सरकारी अनुदान पाए हुए कुंभ, लिटरेचर फेस्टिवल जैसे जो सरकारी अनुदान पाए हुए कुंभ हैं, इनमें अधिकतर, माफ करें, अधिकतर वो बुद्धिजीवी हैं जो सड़क के सरोकार से बिल्कुल कट गए हैं, जो कभी नहीं करते हैं। इनमें सब वही फिल्मी लोग हैं जो हिंदी की फिल्म बनाते हैं, हिंदी का गाना लेते हैं, लेकिन फिल्म फेयर लेने जाते हैं तो अंग्रेजी में अपने धोबी को और अपने मेकअप मैन को धन्यवाद बोलते हैं, अपने प्रोड्यूसर को धन्यवाद बोलते हैं। तो साहित्य और सर्जक का जो असली रिश्ता होना चाहिए समाज के साथ, शायद इन समाज शास्त्रियों का वो टूटा हुआ है। तो मैं उनके बयान को दोनों तरह से खारिज करता हूं, ना तो सवर्णों का भ्रष्टाचार दबता और ना ही दलितों में ज्यादा भ्रष्टाचार। बद्री नारायण जी, इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या सवर्णों का भ्रष्टाचार दबता है? कुमार विश्वास कहते हैं कि वो किसी भी चीज से, इन दोनों बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते।
सुमेरा, देखिए आशीष नंदी हमेशा पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कहते हैं, विमर्शों को डिस्टेबलाइज करते हैं, डोमिनेट विमर्श को। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है, भ्रष्टाचार का संबंध जाति से ज्यादा राजसत्ता से है। जो भी समुदाय और समूह राजसत्ता के करीब आते गए हैं उनमें भ्रष्टाचार फैला है। कौटिल्य एक अच्छी बात कहते हैं कि जैसे ये जो भी राजसत्ता से जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे जीभ पर शहद और विष आने पर वो उसको रोक नहीं सकते, वो अंदर जाएगा ही, वो भ्रष्टाचार करते ही हैं जब तक उन पर कोई नैतिक नियंत्रण नहीं होता। अगर आप देखें इस देश का सबसे बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य, उसका पहला राजा नंद राजा क्या था? नाई था, लेकिन सबसे पहला भ्रष्ट था वो। लेकिन वो नाई होने के कारण भ्रष्ट नहीं था, वो भ्रष्ट इसलिए था क्योंकि राजसत्ता के प्रसार और लूट की छूट मिली थी उसको बिना किसी नैतिक नियंत्रण के। तो ये जो बात है कि जाति से ज्यादा राजसत्ता के करीब होने से ये भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरा, जो मध्य वर्ग और अभिजात्य पैदा हुआ है दलित और ओबीसी में, वो ब्राह्मणवादी सवर्ण अभिजात्य और मध्य वर्ग की तरह का ही अभिजात्य है, उतना ही स्वार्थी, उतना ही क्लेवर, वैसा ही भ्रष्ट। तो इसमें किसी को छूट नहीं दी जा सकती। और छुपने और नहीं छुपने की बात जो है, पहले ठीक था कि चूंकि जो सवर्ण लोग बहुत पहले सत्ता के करीब आ गए थे तो सारी चालाकियां जानते होंगे, लेकिन ये जो ये नहीं जानते इसलिए फंस जाते होंगे। लेकिन अब जो आरटीआई है, नई मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग है, ये सारे के कारण सभी के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, किसी का भ्रष्टाचार छुप नहीं रहा है। तो आपके मुताबिक भ्रष्टाचार की जाति नहीं होती, जाति में नहीं बांटना चाहिए भ्रष्टाचार। सुमेरा एक बात जी बिल्कुल, और लालच जो पैदा किया है इस विकास ने, लालची विकास इस बाजार ने जो पैदा किया है, उसमें ये मध्य वर्ग और अभिजात्य पनप रहा है, तो उसमें तो भ्रष्टाचार आएगा ही, इस सत्य से नहीं बचा जा सकता। लेकिन ठीक है कि उन्होंने जाति का नाम लेकर के या मैं भी करना चाहता हूं, ये बोल रहे थे। लेकिन जब आप ये कहते हैं सत्ता के करीब जो है उनमें ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, तो क्या सत्ता के करीब सवर्ण ज्यादा है तो उनमें भ्रष्टाचार ज्यादा है और वो उसे दबाने में भी कामयाब रहते हैं? पिछले दिनों बड़े पैमाने पर मध्य जातियां और निचली जातियां सत्ता के करीब सुमेरा। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जो अठावले जी हैं शायद इस बात से सहमत होने चाहिए दलित नेता होने के नाते, कि अगर मायावती पर जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वो जो लबादा ओढ़ा जाता है कि मैं दलित हूं इसलिए ज्यादा कहा जा रहा है, वो भी गलत है। क्योंकि इस देश में भ्रष्टाचार का विमर्श जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस पर चर्चा हो रही है। तो कृपा पूर्वक हमारे सामाजिक नेता और हमारे राजनीतिक नेतृत्व के लोग इसे इन खांचों में ना बांटे, कोष्टक ना लगाएं। जब अयोग्यता थोपी जाएगी जी, जब योग्यता पे अयोग्यता थोपी जाएगी, 33% वाले को प्राथमिकता दी जाएगी आरक्षण के मामले में और 83% वाला इंटरव्यू से बाहर होगा, तो ये तो होता ही रहेगा, चाहे सत्ता में जा चाहे बाहर रहेगा। 83% वाला क्या भ्रष्टाचार नहीं करता? क्या 90% वाला भ्रष्टाचार नहीं करता? जो सारी सुख सुविधाएं से परिपूर्ण है वो जब सत्ता के करीब आता है तब क्या और ज्यादा भ्रष्ट नहीं हो जाता? ऐसे बहुत से उदाहरण है। ड्राइवर की सीट दे दी जाएगी तो चलाएगा कहां तक? जी तेज जी, आपसे सवाल पूछा विजय ने। सबसे बड़ी बात है कि 0 नंबर पाने वाला अगर एडमिशन पा जाएगा, MBBS डॉक्टर बन जाएगा, तो वो क्या करेगा? नहीं, बातों को देखते हुए अगर ये आरक्षण नहीं खत्म किया जा रहा है तो योग्यता पर अयोग्यता को थोपना है जी। योग्यता पर अयोग्यता जाता रहेगा, जब भी जो भी भ्रष्टा उसमें जाएगा सत्ता में, वो भ्रष्टाचार करवे करेगा। इसमें कोई जाति का मामला नहीं है। और जिनके पास सत्ता है, जिनके पास सब कुछ है, वो फिर भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? कोई योग्य आदमी ही उस पर बैठे। तेज जी, फिर आप इसका क्या जवाब देंगे? जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास 80% नंबर है, जिनके पास ताकत है, सत्ता है, वो भ्रष्टाचार में शामिल क्यों होते हैं फिर? मुझे बोलने ऐसा है, मैं कहिए तो ऐसा है, अब मेरी भी बात सुन लीजिए। ऐसा है कि जब आप ये बताएं हमको कि 83% नंबर पाने वाला इंटरव्यू से बाहर होगा, 33% नंबर पाने वाला इंजीनियर, डॉक्टर, DM, ADM, SDM और न्यायाधीश बन जाएगा। सुखराम जी के वो तो पंडित सुखराम तो पूरी जिंदगी बड़े सुख शांति से रहे, पंडित कोई सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था उनके यहाँ। हमने तो पहली बार वहां देखे पैसे। देखिए, मेरा ये कहना है, मेरा साफ कहना है कि अगर यहाँ अभी हरियाणा का उदाहरण ले, अगर सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए कहना है, अपनी जबान बंद रखने की बात करनी है तो अलग बात है। लेकिन सच्चाई क्यों नहीं बोलते हैं राजनेता? ये जो भी बैठे हैं, सच कहने से पीछे क्यों हटते हैं? बाजार डोमिनेंट नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, हमारे साथ बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होता था। हमारे साथ संजय झा भी मौजूद है। सुमेरा, जगजीवन राम का कहना था कि एक चुनाव, बिल्कुल जी हाँ, जो सत्ता के पास है क्या वो भ्रष्ट नहीं है? और हमारे साथ संजय झा भी मौजूद है। संजय, इस पर आपकी भी प्रतिक्रिया चाहेंगे। मेरा मानना यह है कि आप ये सिर्फ बतावें
कि आप इस चापलूसी को छोड़ करके क्यों नहीं राजतंत्र और क्यों नहीं देश की बात करते हैं। आज से 10 साल बाद अगर इसी तरह योग्यता पर अयोग्यता थोपी जाती रहेगी तो होगा क्या? आप ये बता दीजिए, इंजीनियर, डॉक्टर, डीएम, एडीएम, एसडीएम जो भी बनाए जा रहे हैं वो 0% नहीं, अभी आरक्षण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। वही योग्य आदमी तेज जी, अभी हम आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा हो रही है जी। तो आरक्षण के मुद्दे पर जब चर्चा करेंगे तो उस मुद्दे पर फिर उस तरह से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ तो आरक्षण में है मैडम। हाँ, आपके मुताबिक भ्रष्टाचार जो योग्य है वो भ्रष्टाचार नहीं करता, जो अयोग्य है वो भ्रष्टाचार करता है। मेरा जी मतलब मतलब मुझे कहना ही पड़ेगा क्योंकि चर्चा जो है मतलब बड़ी विचित्र रूप ले रही है, अद्भुत बातें कही जा रही है कि आप इसको देखिए कि आप सीधा भ्रष्टाचार को आरक्षण से जोड़ रहे हैं। मतलब ये किस प्रकार की बात है जो भ्रष्टाचार को तुरंत आप आरक्षण से जोड़ देते हैं। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे किसी की जात, किसी की पैदाइश, किसी का धर्म आ सकता है। ये तो उतनी ही विवादित बात हो जाएगी कि आप कह देंगे कि किसी धर्म से ये आपका उत्पन्न होता है या नहीं होता है। मुझे लगता है संयम से आदमी को बात करनी चाहिए। आशीष नंदी जी ने जो कहा गलत कहा होगा, अर्थ निकल रहा है। उन्होंने माफी मांग ली तो मुझे लगता है बात आगे खत्म हो जाती है। हर वाक्य के ऊपर में राजनीति ना हो, लेकिन इस पर हम अगर और राजनीति करेंगे तो समाज जो है विभाजित होता ही जाएगा। और आज इन्होंने मतलब जवाब देखे शुक्ला जी ने, मैं बस हाँ बिल्कुल संजय से पूछना भी चाहिए क्योंकि संजय नहीं आए डिस्कशन में। एक वाक्य कहूंगा, जो प्रश्न आप लोग उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आप जो कहेंगे कि मतलब अगर पंडित सुखराम है तो आप क्या कहेंगे कि वो क्या इसलिए वो भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये बात सामने आ गई। संजय इस प्रकार की बात नहीं कही जानी चाहिए। जी संजय। अरे एक पंडित सुखराम की आप बात करते हो जी। तेज जी आपकी बात सुन लीजिए जरा, हम दूसरों की भी बात सुन लेना। सुन लीजिए तेज जी, आपने अपनी बात सामने रखी, अब संजय की बात सुन लेते हैं जी। चाहे वो मधुकौड़ा जी हो, चाहे शिबू सोरेन जी हो, चाहे हमारी माननीय कुमारी मायावती जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी ही क्यों न हो, चाहे लालू प्रसाद यादव ही क्यों न हो। एक मैं तेज जी, आपने अपनी बात सामने रखी कि आपने अपनी बात सामने रखी, योग्यता थोपी जाएगी जी। आपने अपनी बात सामने रख दी है, अब बाकी लोगों की बात भी सुन लीजिए। जी संजय, अपनी बात रखिए। हाँ सुनाइए। हेलो संजय, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मैं जल्दी से यही कहना चाहूंगा सुमेरा, मैं बिकॉज आई कुड नॉट हियर इट प्रॉपरली, कि सबसे पहले हमें ये बात समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या है। दूसरी, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी। हेलो सुमेरा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो मैं जल्दी से यही कहना चाहूंगा कि देखिए भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या है। दूसरी बात, इस पर किसी वर्ग या किसी जाति या धर्म या किसी भी समाज का कोई अंग, उसका कोई इस पर एकाधार नहीं है, किसी एक का मोनोपोली इस पर नहीं है। तीसरी बात, मैं समझता हूं कि आशीष नंदी जी ने जो कहा है वो उनका व्यक्तिगत विचार है, उनका गिरफ्तार होना ये सब मैं समझता हूं कि बेतुका है। उन्होंने ये कहा है, हम उनसे हम सहमत नहीं है, बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि कम से कम ये बात हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि बुजुर्ग आदमी है, वो उन्होंने सामाजिक रिसर्च की हुई है, इनका रिसोर्च है, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी है, तो मैं समझता हूँ बात वही खत्म होता है। लेकिन बड़ा बात जो सुमेरा है वो ये है कि भारत के देश में अभी भ्रष्टाचार की जब हम बात करते हैं, एक है द वैल्यू ऑफ बिग टिकट करप्शन और दूसरा है जो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ करप्शन। जहां तक बिग टिकट करप्शन है, जिसको वैल्यू पर आप देखेंगे, वहां पर एक पॉलिटिक्स, बिजनेस और ब्यूरोक्रेसी का बड़ा रोल होता है। उसमें मैं नहीं समझता हूं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या दलित जो हैं, जो हमें मुझे लगता है कि वो सौभाग्यशाली नहीं है, उनको तो मैं समझता हूं कल्याणकारी सहायता की जरूरत है। वो एक दूसरा करप्शन है। जहां तक वॉल्यूम ऑफ करप्शन है, उसका कोई आप यदि स्टडी करेंगे तो छोटे छोटे इश्यूज में, गांव में, ग्रामीण लेवल में शायद जो भ्रष्टाचार हो, वो एक सिस्टमिक कमी है जो मैं समझता हूं कि लोकपाल बिल, ये सब बिल उसको आके रिजॉल्व करेगा। तो यहां पर दलित या इन सब पर ये आरोप लगाना कि वो भ्रष्टाचार के नमूना है, वो बिल्कुल गलत है। और मैं बहुत खुश हूं, नदी साहब का मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो गलत बात है। लेकिन हमें भ्रष्टाचार में कोई रंग नाली की जरूरत नहीं है। और बड़ा बिग करप्शन जो है, बड़ा जो भयंकर करप्शन, तो आपके
मुताबिक जातियों में बांट कर नहीं देखना चाहिए भ्रष्टाचार को अपने आप में अलग से देखना चाहिए, और शायद वो सत्ता के करीब जो लोग हैं जिनके पास ज्यादा ताकत है वो ज्यादा बड़े भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। लेकिन क्या बड़ा और छोटा भ्रष्टाचार, इसे इस तरह से भी अलग करके देखना चाहिए? फिलहाल रुकना कुछ देर के लिए, चर्चा को जारी रखेंगे। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या सवर्णों का भ्रष्टाचार दब जाता है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसे जाति के आधार पर फिर बांटकर नहीं देखना चाहिए, सत्ता के करीब और सत्ता से दूर, उस तरह से देखना चाहिए भ्रष्टाचार को? नहीं, मुझे लगता है भ्रष्टाचार को तो भ्रष्टाचार की नजर से देखना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर जो आशीष नंदी कह रहे हैं उसमें एक जमीनी सच्चाई जरूर है कि जो समर जातियां हैं वो पहले से सत्ता के पास रही हैं, पावर सेंटर रही हैं, एक बड़ा अनुभव है। वो उनका भ्रष्टाचार इस कारण दब भी जाता है और दबा भी दिया जाता है। करने वाले भी बहुत से हैं और बचाने वाले भी उसी वर्ग में से मिल जाते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जिनका भ्रष्टाचार दब जाता है, क्या उनको भ्रष्टाचार नहीं दबे या वो कैसे छुपाएं अपने भ्रष्टाचार को, उसकी कोई ट्रेनिंग पारंगत बनाया जाए, उसकी कोई ट्रेनिंग दी जाए, या भ्रष्टाचार जड़मूल से खत्म हो, इस पर एक बहस हो। अरविंद मोहन जी, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए? नहीं, वो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हम सब ने देखा है कि जिस तरह से सांसद घूस कांड में या बीजेपी अध्यक्ष मामले में पकड़ा वही जाता है, और असल में आशीष नंदी जो रिपोर्टेड वाली बात कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग में वही आते हैं और अगड़ों का भ्रष्टाचार उस तरह से जो आपका वाक्य है, मेरे ख्याल से वही बात कुल मिला के निकलती है। और अगर ये बात कोई सोशल साइंटिस्ट कहता है तो उस पर इस किस्म का मुकदमा चलाना और केस चलाना, मुझे लगता है कि ये अवैज्ञानिक चीज है और ये ऐसी बातें कहने से रोकेगा एकेडमिक्स के लोगों। लेकिन आपके मुताबिक क्या इस वजह से दब जाता है क्योंकि रिपोर्टिंग शायद दलितों के या ओबीसी से जो लोग हैं उन मामलों की ज्यादा होती है, इस वजह से वो ज्यादा उजागर होते हैं? मुझे लगता है ये देखने का नजरिया ही गलत है कि आप देखना शुरू कर दो कि पुछड़े हैं या अगले हैं या स्वर्ण है, ये सब देखने का नजरिया ही गलत है। भ्रष्ट आदमी भ्रष्ट है, उस पर कार्रवाई करिए और उसको अंदर भेजिए। मतलब इसका देखने का नजरिया जिस प्रकार से हम बांट रहे गलत है। दूसरी बात, आशीष नंदी जी को लेकर जो है, एक बार उन्होंने जब माफी मांग ली, एक वाक्य गलत हो सही हो, मुझे लगता है बात को अगर बढ़ाए जाएंगे तो हर वाक्य पे अगर हम लोग राजनीति करेंगे या उस पर एक्शन लेना शुरू करेंगे, एफआईआर करना चाहिए, तो लोग मुंह ही नहीं बोलेंगे और वो भी ठीक नहीं है। तो मतलब बात अगर गलत की, माफी मांगी, आगे बढ़िए और ऐसी गलती नहीं किसी का भी हो सजा मिले क्या, लेकिन यही समाज की सच्चाई है? कुमार शाह साहब से जानना। मैं कहना चाहता हूं कि राजा, कनिमोडी, कलमाजी, येदुरप्पा, इनकी जातियां किसको पता थी, इनका धर्म किसको पता था? तो भगवान ना करे ऐसा कर रहे हो आशीष नंदी या जयपुर साहित्य समारोह के आयोजक के विवादों में आने के लिए या मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। भाषाओं का चाहे ओवैसीकरण किया जा रहा हो हैदराबाद से, चाहे जयपुर के साहित्य सम्मेलन के नाम पे बात की जा रही हो, मुझे कहीं से इसमें गंध आती है कि जिस मामलों पर 13 और 14 के विमर्श बदले जाने इस देश में, उनसे ध्यान हटाकर जाति पर, धर्म पर, इन मुद्दों पर लाया जाए। कहीं ये षड्यंत्र भी हो सकता है? अबे दुबे जी, क्या ये षड्यंत्र है या ये एक विमर्श है समाज में? ये षड्यंत्र वगैरह नहीं है। मैं कहूंगा अनुसूचित जाति जनजाति संघ है, उसे इतना नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए। किसने बात कही है, उसका रिकॉर्ड क्या है, क्या उसका दलित विरोधी और इस तरह का कोई रिकॉर्ड है, इन सब बातों को ध्यान में रख के ही इस तरह के कदम उठाना चाहिए। जल्दबाजी में रिपोर्ट दर्ज करा देना, केस दर्ज करा देना, इससे दरअसल उस काम की, उस उद्देश्य की गंभीरता घटती है जिसके लिए ये कानून बनाए गए हैं और जिसके लिए इस तरह के संगठन काम करते हैं। और चीजों को अगर हम खंड खंड में देखेंगे तो पूरा फिर पाखंड सामने आएगा। जी, और इस पूरे मामले पर आशीष नंदी ने भी माफी मांगी है, लेकिन मामला भी दर्ज हुआ है और अब तफ्तीश भी होगी। उसके बाद क्या होगा उस पर भी आपको अपडेट देंगे। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कुछ देख ले, एबीपी न्यूज पर जारी है खबरों का सिलसिला।